सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फॉर एग्जांपल आप कोई सामान इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आपके लिए इनको टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनको टर्म्स के हिसाब से यह डिफाइन किया जाता है कि सेलर के लिए एग्जैक्टली डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, जहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर टर्म के अंदर बायर की और सेलर की, यह डिफाइन किया जाता है इनको टर्म्स में। अब CIF भी ऐसी ही एक इनको टर्म है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF जो टर्म है वो खाली सी ट्रांसपोर्ट या रिवर ट्रांसपोर्ट में ही यूज होती है, या कभी भी कोई सामान पानी के रास्ते अगर जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ही ये टर्म यूज होती है। इसी तरीके की 3 टर्म्स और हैं जिनके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, FAS, FOB, CFR। तो आप वाले वीडियोस भी मेरे जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलर से बायर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं उन सारी की सारी टर्म्स में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि CIF के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेलर की या बायर की, किस पॉइंट पे सेलर हैंडओवर कर देता है बायर के कैरियर को कार्गो, और कहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही में सेलर क्या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन हैंडओवर करता है बायर को, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे CIF के बारे में। CIF की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो वो होती है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब CIF जो है वो एक इनको टर्म है। इनको टर्म की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। तो इनको टर्म जो है टोटल 11 है इसी तरीके की, और ये इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने डिफाइन की हैं। तो ये सारी की सारी जो 11 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से कार्गो एक्सपोर्ट होगा किसी कंट्री से और इंपोर्ट होगा किसी दूसरी कंट्री में। तो अगर हम इसे एग्जांपल से समझें, मान लीजिए कोई बायर है जिसकी एक स्टील फैक्ट्री है शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर कोई स्टील फैक्ट्री है उसकी। तो वो मान लीजिए आयरन ओर इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से। लेट्स से उड़ीसा के अंदर एक आयरन ओर माइन है, वहां से वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो क्या होगा, एक पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन चेन बनेगी। वो आयरन ओर पहले विशाखापट्टनम पोर्ट में जाएगा, लेट्स से वहां से वो एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद वो शंघाई पोर्ट के अंदर इंपोर्ट होगा, फिर वो ट्रैवल करेगा रोड से या रेल से, और फिर जाके वो शंघाई फैक्ट्री के अंदर पहुंचेगा। तो ये जो सारी कॉस्ट होती हैं, ये सेलर कहां तक बियर करेगा, कहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो इनको टर्म से डिफाइन होती हैं। तो इनको टर्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिलीवरी पॉइंट, कि कौन से डिलीवरी पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क ट्रांसफर होगा। तो ये डिलीवरी पॉइंट इनको टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब CIF के अंदर ये क्या डिलीवरी पॉइंट होगा, ये अब हम जानते हैं, और हम ये भी देख लेते हैं कि क्या ट्रांसपोर्टेशन चेन होगी, सेलर किस तरीके से पे करेगा और बायर किस तरीके से पे करेगा अपनी अपनी कॉस्ट। तो सेलर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपना आयरन ओर जो भी उसका कार्गो है उसको हैंडल करेगा, उसके चार्जेस खुद बियर करेगा। उसके बाद उस आयरन ओर को, जो भी उसका कार्गो है, उसको लोड करेगा। या तो वो रोड से ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, अब ये रोड भी हो सकता है, इस केस में मैंने रोड का एग्जांपल दिया है, ये रेल से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सारे चार्जेस भी वो बियर करेगा। उसके बाद वो विशाखापट्टनम पोर्ट में पहुंचेगा कार्गो, तो वहां पे कस्टम्स क्लियरेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेट फॉरवर्डिंग की फीस देगा, जो भी लॉजिस्टिक्स उसके हैंडल कर रहा है उसको पे करेगा। साथ में टर्मिनल चार्जेस देगा, विशाखापट्टनम के पोर्ट के जो भी चार्जेस हैं वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। फिर उसके बाद सेलर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा उस कार्गो को शिप पे लोड कराने के लिए भी। तो ये जो लोडिंग चार्जेस हैं ये भी वो ही बियर करेगा। उसके बाद जो कार्गो है वो ट्रैवल करेगा शंघाई पोर्ट तक। तो ये जो ओशियन फ्रेट होता है, ओशियन फ्रेट, जैसा हमने ये फ्रेट जो है यहाँ पे ये जो मेंशन हो रहा है इसके अंदर, ये ओशियन फ्रेट की बात हो रही है। तो ये जो ओशियन फ्रेट होता है ये भी सेलर ही बियर करता है CIF के केस में। उसके बाद एक रिस्क होता है कि अगर कोई डैमेज हो जाती है कार्गो को, बीच समुद्र में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस ली जाती है। CIF के केस में ये इंश्योरेंस भी सेलर ही लेता है। तो CIF के केस में हम ये कह सकते हैं कि शंघाई पोर्ट आपका डिलीवरी पॉइंट होगा इस केस के अंदर, और इससे पहले का सारा खर्चा जो है सेलर उठाएगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी और रिस्क भी उसी का होगा। तो रिस्क वो अपना कवर करेगा ये वाली इंश्योरेंस लेके। उसके बाद यहां से जो अनलोडिंग चार्जेस होंगे वो बियर करेगा। बायर जो है अनलोडिंग और लोडिंग जो होगी पोर्ट के ऊपर वो बियर करेगा बायर। तो यहां से लेके आगे तक का सारा खर्चा जो है वो बायर उठाएगा और रिस्क भी उसी का होगा। तो अब क्या क्या होंगे वो चार्जेस? एक तो अनलोडिंग करेगा, वो जहाज से आयरन ओर उतरेगा, उसके बाद वो कस्टम्स से क्लियरेंस कराएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करेगा, साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो रोड या रेल, इस केस में भी रोड या रेल हो सकता है। इस केस के अंदर यहां से जो ये जहाज से कार्गो उतरा, फिर ये जो ट्रक के अंदर लोड हुआ या रेल के अंदर लोड हुआ, वो चार्जेस बियर करेगा। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें सीआईएफ की तो वो क्या होंगी? एक तो सबसे पहले ये जो सीआईएफ टर्म है ये सी और इनलैंड वाटरवे के ट्रांसपोर्ट के केस में ही होती है। अगर ये वाला जो यहां पे टर्मिनल है, जो मेन टर्मिनल है, ये अगर रोड है या रेल है या एयर है, इस केस के अंदर सीआईएफ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये खाली जब मेन कैरियर आपका अगर सी के थ्रू हो रहा है, समुद्र के थ्रू या किसी नदी के थ्रू हो रहा है, उसी केस में आपका सीआईएफ एप्लीकेबल होता है। और सीआईएफ तभी यूज करना चाहिए जब बल्क कार्गोज हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, अगर आपका ये नॉन कंटेनराइज कार्गो है तभी आप सीआईएफ यूज कीजिए। अगर ये नॉन कंटेनराइज कार्गो नहीं है, ये कंटेनराइज कार्गो है, तो आप सीआईपी एक टर्म होती है वो यूज कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए सेलर जो है वो कार्गो हैंडल कर रहा है टर्मिनल तक, अपनी होम कंट्री में अगर वो हैंडल कर रहा है, तो उस केस के अंदर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो लोड कराना। तो यहां पे जो टर्मिनल पे जो भी कार्गो होगा वो अगर कंटेनराइज कार्गो होगा तो वो टर्मिनल पे लोड नहीं हो सकता है। कंटेनराइज कार्गो जो होता है वो फ्रेट फॉरवर्डर के वेयर हाउस पे लोड होता है। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं ये पहले से ही लोड होके आते हैं, तो आप टर्मिनल पे पोर्ट के चार्जेस नहीं पे करेंगे। टर्मिनल चार्जेस काफी हाई होते हैं और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जो भी कंटेनराइज कार्गो है उसके लिए एक टर्म होती है सीआईपी, आप वो वाली यूज करें। और इस केस के अंदर जहां पे बल्क कार्गोज हैं, जहां पे इजीली हैंडल हो सकता है, डायरेक्टली वेसल का एक्सेस होता है सेलर के पास, वहां पे ही ये टर्म यूज होती है। तो अगर हम सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो एक्सपोर्ट क्लियरेंस आ जाता है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करता है, फिर उसको कार्गो को वो जहाज पे लोड करता है, और साथ में वो ओशन फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी। अगर हमें एग्जाम्पल देना हो ये टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं, तो इस केस में इस तरीके से लिखा जाएगा 50,000 टन्स आयरन ओर सीआईएफ टर्मिनल XYZ शंघाई चाइना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर ने 50,000 टन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है सीआईएफ टर्मिनल XYZ। अब ये जो यहां पे टर्मिनल है, कोई भी एक XYZ टर्मिनल है शंघाई पोर्ट पे, वहां तक सेलर रिस्पॉन्सिबल है। तो जो बायर है वो सेलर को इकट्ठी पेमेंट देगा, 50,000 टन का जो कार्गो है कार्गो की पेमेंट देगा, साथ ही में ये वाली जो कॉस्ट इंक्लूडेड है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। सेलर इस तरीके से अपना कोट दे रहा है। तो ये जो सेलर ने कोट दी है बायर को वो इंक्लूड करती है यहां तक की ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शंघाई पोर्ट से लेके अपनी फैक्ट्री तक की। तो ये चीज यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है दैट बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रिस्क फ्रॉम शंघाई पोर्ट टर्मिनल इंक्लूडिंग दी अनलोडिंग चार्जेस। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जो पोर्ट पे अनलोडिंग होगी ये बायर ही हैंडल करेगा। खाली ओशियन फ्रेट और इंश्योरेंस जो है इस पोर्ट तक, शंघाई पोर्ट तक, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली सेलर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन देगा बायर को, जिसके अंदर आपकी एक कमर्शियल इनवॉइस आ जाती है कार्गो की, पैकिंग लिस्ट आ जाती है। अब बल्क कार्गो के अंदर पैकिंग लिस्ट नहीं होती है, लेकिन अगर कोई जनरल कार्गो है जो पैक होके जा रहा है उसकी पैकिंग लिस्ट होती है। और पैकिंग के साथ अगर वो पैकिंग वुड पैलेट्स के ऊपर हो रही है तो उसके ऊपर एक वुड पैकेजिंग सर्टिफिकेट हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ओशन बिल ऑफ लेडिंग। ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, ये जनरली ओशन कार्गो के केस में ही होता है ये टाइटल डॉक्यूमेंट। अगर ये एयर या रेल किसी और ट्रांसपोर्ट से अगर ये ट्रैवल कर रहा है कार्गो तो उस केस में ये कंसाइनमेंट बिल ऑफ लेडिंग होता है, वो टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है। अब टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेलर लोड कर रहा है कार्गो और वो यहाँ पे हैंडओवर कर रहा है बिल ऑफ लेडिंग बायर को इस वाले पोर्ट पे, शंघाई पोर्ट पे, तो ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। अगर वो टाइटल डॉक्यूमेंट बायर को ट्रांसफर नहीं होगा
तो वो लोड नहीं हो पाएगा यहाँ पे कार्गो। तो इसीलिए बायर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सारे के सारे ड्यूज और पेमेंट्स सेलर के पहले ही क्लियर कर दे, लोड होने से पहले। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि सीआईएफ या कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनके हाईलाइट्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे सीपीटी और सीआईपी की। तो जैसा मैंने यहाँ पे कहा था कि कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड आप यूज कर सकते हैं अगर कोई कंटेनराइज कार्गो है, तो कंटेनराइज कार्गो के लिए सीआईपी यूज होता है और साथ ही में सीपीटी भी यूज होता है। सीपीटी की फुल फॉर्म होती है कैरेज पेड टू। तो अब ये इन दोनों के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेलर और बायर की, और किस डिलीवरी पॉइंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, ये देखेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप वो वाले वीडियोस भी मेरे जरूर देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप कोई अगर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आपके कुछ सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हर रोज लेके आता रहता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अपने फोन में जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।